बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के करंट अफेयर्स के सेशन के अंदर आपका वेलकम है। और आज हम करंट अफेयर्स में बात करने लगे हैं जी, द ट्रायल ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो, जुडिशियल मर्डर ऑफ जेड भुट्टो। ठीक है, आपने देखा कि आजकल जो है वो ये केस काफ़ी ज़्यादा चर्चा के अंदर है और उसकी काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट जो है उसका फैसला आ चुका है 1 वीक पहले। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई जो भुट्टो साहब थे उनके जो केस है, उनका जो केस है, उन्हें फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जी हाँ, बिल्कुल जुडिशियल मर्डर हुआ जेड भुट्टो साहब का। ठीक है, यानी जुल्फकार अली भुट्टो जो है, जिनको इससे पहले, क्योंकि जाहिर बात है पहले अदालतों के अंदर फैसला तो नहीं हुआ, पहले तो लोगों ने कहा पॉलिटिकली कि भाई ये जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और जो है वो भुट्टो साहब को अदालती मर्डर है, उनको जो है वो फांसी दी गई, वो ज़ियाउल हक जो है वो जबरदस्ती उसने दी और ये और वो इस तरह की बातें पॉलिटिकली की गई। और ये काफी अरसे से, यानी 40 साल तो तकरीबन 44 ईयर्स गुजर चुके हैं अब इस चीज को, तो 44 ईयर्स से ये इस तरह से पीपल्स पार्टी जो है वो इस बात को लेके शोर कर रही थी। फिर आपने देखा फर्स्ट टाइम जो है वो 2011 के अंदर ये केस सामने आया, उस टाइम पे भी इसके ऊपर तनकीद की गई माजी के जजेस के ऊपर या माजी के इंसाफ के ऊपर। आप ये कह लें कि भाई जो माजी का इंसाफ था वो बेहतर नहीं था। और अब जब दोबारा से ये केस जो है स्टार्ट हुआ तो इसमें जस्टिस काजी फायजा साहब जो हैं, ठीक है, जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज का शिकार हैं, तो उन्होंने ये कहा कि भाई वाकई में भुट्टो साहब के साथ जो है वो जुल्म हुआ और वो एक जुडिशियल मर्डर था। क्योंकि उन्होंने ये तो नहीं कहा जुडिशियल मर्डर था, लेकिन एक्चुअली वो यही कहना चाह रहे हैं कि जुडिशियल मर्डर था। लेकिन अफसोस के अब क्या जो है वो पछताने का फायदा, जब चिड़ियां चुग गई कि अब भुट्टो साहब जो है शायद उनकी हड्डियां भी जो है वो मौजूद ना हो इस टाइम पे कब्र के अंदर। तो ये जुल्म है, हमारे इंसाफ के निज़ाम जो है वो किस तरह से खुद को खुद ही जो है वो नंगा कर रहा है कि किस तरह से आप देख लें चीजें किस तरह से हो रही हैं कि भाई 44 साल बाद जो है वो इस तरह से कह रहे हैं कि भाई ये जुल्म हुआ, तो इन्हीं के बड़ों ने किया। लेकिन खैर हम इस केस को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या केस है। देखें, अब केस ये है, सबसे पहले तो हम अगर समझते हैं इसे, तो अब हो रहा ये है कि भाई जब मार्शल लॉ लगा, हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से स्टार्ट का मतलब ये है कि हम भुट्टो साहब के टाइम से स्टार्ट करते हैं और फिर इस केस पे आते हैं। तो मार्शल लॉ लगा तो उस टाइम पे जो है जुल्फकार अली भुट्टो साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, मार्शल लॉ के टाइम पे। और उस टाइम पे जो है वो रफ़ी रजा साहब जो है वो अपनी बुक के अंदर लिखते हैं, वो कहते हैं भाई एक बहुत ही फेमस, आपने भी सुना होगा मकूला, और वो क्या है कि ये कहा गया कि भाई जो ज़ियाउल हक हैं उन्होंने एक कब्र खोदी। ठीक है, एग्जांपल है कि एक कब्र खोदी और उस कब्र में या तो ज़ियाउल हक को जाना था या फिर भुट्टो को जाना था, किसी एक को जाना था। कब्र एक थी, बंदे दो थे। तो इसका मतलब यह है पावर किसके पास थी? पावर जैसे आज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है, तब भी उन्हीं के पास थी अल्टीमेटली। तो इस तरह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो किस लिए जाएं। ठीक है, वो तो स्टेट हैं, वो तो ऑल एंड ऑल हैं, और स्टेट जो है हमेशा ठीक होती है। ठीक है, स्टेट की ना कोई एथिक्स होती है, ना कोई ईगो होती है, ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा हम स्टेट है तो हम गलत हैं या सही हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस कब्र में इन्हीं को जाना होगा। तो देखिए भुट्टो साहब के ऊपर जो तनकीद है ना, जो कहा जाता है कि भाई वो सानिया 1971 के जिम्मेदार हैं, मशरकी पाकिस्तान को जुदा हमसे उन्होंने किया, वो एक अलग चीज है कि वो कमीशन ने देखा कि कौन गलत था कौन नहीं था, वो एक अलग केस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको न्यूट्रल लेके समझने की कोशिश करेंगे। तो रजा रफी साहब लिखते हैं कि भाई एक कब्र थी और दो बंदे थे, तो जाहिर बात है उसके अंदर भुट्टो साहब को ही भेजना था। तो ये तय हो चुका था, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जब तय हो चुका था कि कब्र खुद ही जा चुकी थी, तो इसका मतलब ये है कि फिर इंसाफ को उसी के अकॉर्डिंगली लेके चलना था। तो इसलिए कहा गया कि जो भुट्टो साहब का जो ट्रायल था, जो कन्विक्शन थी भुट्टो साहब की, और जो फैसला सुनाया गया, वो ब्लेटेंट जो है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस था। वो बहुत ही ज्यादा, यानी आप कह लें इंसाफ का जनाजा निकाला गया। समझ रहे हैं, जैसे आज आप देख रहे हैं कि इंसाफ का जनाजा निकाला जा रहा है, बहुत से केसेस आपको सामने देखने को मिल रहे हैं। अब मैं किसी का नाम लूंगा तो आप कहेंगे किसी को फेवर दे रहा हूं, लेकिन आप खुद देख लें कि चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, चाहे आप कितना ही किसी के मुखालिफ क्यों ना हो, आपको दिखाई दे रही हैं। तब भी बहुत से लोग भुट्टो साहब के मुखालिफ थे और वो ये कहा करते थे कि भाई बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, क्योंकि भुट्टो साहब जो रिफॉर्म्स लेके आए थे, जो एजेंडा लेके आए थे, वो काफी ज्यादा हार्श टाइप का था। तो इसलिए जो है वो उस टाइम पे इंसाफ का जनाजा निकाला गया। अब ये जो फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट का आया, वो आया 6/3/2024 को। ठीक है, तकरीबन कोई 1.5 हफ्ता हो चुका है अभी जो ये जो फैसला आया मार्च के महीने में। और काजी फायजा साहब और साथ में 9 जजेस मौजूद थे इनके सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने ये बात कही है कि भाई जो भुट्टो का ट्रायल था, जो लाहौर हाई कोर्ट से शुरू हुआ, ठीक है, सेशन कोर्ट से शुरू हुआ, फिर लाहौर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया। ठीक है, तो ये सारे का सारा जो फैसला था, ये इसके अंदर जो है वो इंसाफ को मलूज़ खातिर नहीं रखा गया, यानी इंसाफ नहीं है। और 4 डिकेड्स के बाद, यानी 44 साल के बाद जो है ये
ये फैसला आया है और उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम जो है वो ये सेल्फ असेसमेंट है, हमारी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है कि हमने माजी में गलत किया। चलें, अच्छी बात है, हम ये कहते हैं कि भाई अगर वो ये भी ना देखते तो क्या हम कुछ कर सकते थे, लेकिन ये है कि किसी के ऊपर तो इल्जाम आया, एटलीस्ट जो खुद को स्टेट कहते थे उनके ऊपर किसी तरह इल्जाम तो आया कि भाई स्टेट ने गलती की। अब अगर थोड़ा सा इसको मजीद समझते हैं तो देखिए, अगर हम देखते हैं भुट्टो साहब को, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, भुट्टो साहब को एक्चुअली में क्यों फांसी दी गई, क्या इतनी ज्यादा दुश्मनी थी या किस लेवल उस लेवल पे बातें क्यों पहुंची। देखिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी, जो नंबर 1 पॉइंट था वो, जैसे आज आप इमरान खान साहब का केस देख लें जिसमें हम रिजीम चेंज का जिक्र करते हैं, आप चाहे डिसएग्री करें लेकिन हकीकत यह है कि रिजीम चेंज एक हकीकत है। ठीक है, अब तो अब देख लें कि साइफर केस के अंदर सजा भी हो चुकी है, अगर वो झूठा होता तो जाहिर बात है सजा ना होती, ऐसा ही है। तो आज जैसे इमरान खान साहब एक बात पे फोकस करते हैं कि भाई मैंने जब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने की कोशिश की तो मेरे पे जो है वो ये सारे का सारा हुआ। तो अगर आप माजी में हिस्ट्री को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये मुमालिक के रुख जो है बदल देती हैं, उनके अलायंसेस बदल देती हैं। तो चाहे हम कोल्ड वॉर का एरा हो जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से स्टार्ट हुआ, 1945 के बाद से जो स्टार्ट हुआ कोल्ड वॉर का एरा, तो उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको कोई ना कोई साइड लेनी थी, क्योंकि आप कमजोर हैं। तो आप जब साइड नहीं लेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा जबरदस्ती, क्योंकि एक्चुअली में वो हमारे सर्वाइवल की जंग नहीं थी, वो किसी और के सर्वाइवल की जंग थी। ये जो फॉरेन पॉलिसी की इंडिपेंडेंस है ना, ये किसी और की सर्वाइवल की जंग होती है, जो कि छोटे ममालिक पाकिस्तान जैसे ममालिक लड़ रहे होते हैं। तब भी हम किसी और की जंग लड़ रहे थे, ठीक है, जिससे हमने निकलने की कोशिश की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के थ्रू, क्योंकि जाहिर बात है कोल्ड वॉर थी तो हम अमेरिका के अलायंस का हिस्सा थे। अमेरिका ये किसी सूरत नहीं चाहता था कि भाई हम उसके अलायंस से निकल के जो है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, रशिया की तरफ चले जाएं, सोवियत यूनियन की तरफ। तो इसका मतलब यह है कि वो उसका अपना इंटरेस्ट था, अमेरिका का अपना नेशनल इंटरेस्ट था इसके अंदर, कि भाई वो किसी भी सूरत में इन ममालिक को निकलने नहीं दे सकता था, क्योंकि इसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। अगर एक मुल्क कहता है भाई मैं अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट बनाता हूं और वो किसी ब्लॉक से निकल जाता है या किसी का हिस्सा बन जाता है, तो अल्टीमेटली पीछे दूसरे डोमिनोज भी गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस डोमिनो इफेक्ट को रोकना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब दोबारा हम ये देख रहे हैं कि 2022 के अंदर फिर से हमें वही चीज देखने को मिली। फिर से जब हमने ये कोशिश की कि भाई हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाएं, तो अब उनके इंटरेस्ट के लिए जो है फिर से हमें सेक्रीफाइस होना पड़ गया। यूक्रेन वॉर या जो हालात बने हैं सारे के सारे, तो इसके पीछे ये सारी चीजें क्या हैं कि हम किसी और की गेम का हिस्सा हैं। यहां पे समझ रहे हैं, एक्चुअली में हम ये समझ रहे हैं कि हम अपनी गेम कर रहे हैं, लेकिन ये झूठ है। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी और की गेम का हिस्सा है। और जो आईआर को जानते हैं, जो चीजों को डीपली समझते हैं, उन्हें इस बात का आइडिया है। जो नहीं समझते जाहिर बात है फिर वो आंखें बंद कर ले तो उसे हम कुछ भी नहीं कह सकते। आंखें बंद करके आपको कुछ नहीं दिखाई देगा अगर आप एक होल, एक शेल के अंदर रहेंगे तो। ठीक है, शेल के अंदर आज हम नहीं रह रहे, आज हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, तो चीजें डिफरेंट हैं। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि जो सबसे बेसिक जो इशू था वो था अमेरिका को, हमारे अब्बू जी को प्रॉब्लम था, जिस वजह से यहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। इंटरनल प्रॉब्लम्स तो थे ही थे, जाहिर बात है इंटरनल होंगे तभी जो है ना वो चीजें मिलेंगी आपस में, दुश्मन आपस में मिलेंगे तो उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो भुट्टो साहब जो है वो जब यहां पे आए तो उन्होंने क्या किया जी, एक क्लास लेस सोसाइटी जो है उसको, उसकी बुनियाद रखी। जैसे आपने देखा उन्होंने सारे ग्रेड्स बराबर कर दिए, कोई अमीर कोई गरीब, क्योंकि सोशलिस्ट सिस्टम लेके आना चाहते थे। उन्होंने काफी ज्यादा इसको स्टडी किया हुआ था और उन्होंने जो अपनी पॉलिटिक्स का आगाज था वो सिकंदर मिर्जा के टाइम से स्टार्ट किया, लेकिन अयूब खान के टाइम पे वो आपने देखा कि फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, तो वहां पे उन्होंने जो है चीजों को काफी ज्यादा लर्न करने की कोशिश की, ठीक है, सीखने की कोशिश की। तो उन्हें इस बात का आइडिया हुआ कि पाकिस्तान के अंदर 70% या 90% लोग तो गरीब हैं। ठीक है, अब अगर 90% लोग गरीब हैं तो सवाल यह है कि इनको गुर्बत से कैसे निकाला जाए। फिर उन्होंने नारा लेके आए, चाहे वो सच्चे थे या झूठे थे हमें नहीं पता। जैसे आज हम कहते हैं ना, इमरान खान कहते हैं कि भाई हम रियासत मदीना बनाएंगे, हमें नहीं पता वो सच्चे हैं झूठे हैं, एक स्लोगन है। बिल्कुल वैसे ही आज हम ये, उस टाइम पे हम ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया और ये सोशलिस्ट नारा है। ठीक है, कि भाई ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको खाने के लिए रोटी मिले, ठीक है, आपको पहनने के लिए कपड़ा मिले और आपको जो है वो सर पे छत मिले। ये इंसान की सबसे बेसिक नीड्स हैं, फंडामेंटल नीड्स हैं ये। ठीक है, तो ये फंडामेंटल नीड्स उन्होंने गरीबों के लिए नारे लगाए और गरीब उनके पीछे, क्लासलेस सोसाइटी को उन्होंने अपने साथ जोड़ा और उन्होंने क्या किया जी, जितने उमरा थे, जिसको हम एलीट कहते हैं, जो एक्चुअली में स्टेट कहती है खुद को, ठीक है ना, एलीट ही स्टेट कहती है ना, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जनरल कर्नल हो, तो ये खुद को क्या कहते हैं, या बिजनेसमैन हो, बड़े बड़े जागीरदार वडेरे, ये सारे के सारे एलीट का हिस्सा हैं। तो इस एलीट को जो पावरफुल थी, जिसके पास ताकत थी, एक गरीब के पास क्या है,
ठीक है। तो वो उन्होंने इन सबको अपने मुखालिफ कर लिया, इस क्लासलेस सोसाइटी, क्योंकि जहां अमीर गरीब बराबर हो जाएं, 22वें ग्रेड का ऑफिसर और एक क्लर्क बराबर हो जाए, तो वहां पे आपके सीएसएस करने का क्या फायदा, आपके प्रोटोकॉल कहां से मिलेगा, समझ रहे हैं? तो आपको मजा कोई नहीं आएगा। तो इसलिए वो क्लासलेस सोसाइटी जो बनाई, तो यहां पे जो क्लास वाली सोसाइटी थी, एक्चुअली में जो क्लास थी, ठीक है, अपर क्लास कह रहे हैं, लीड क्लास, उन्होंने दुश्मनी बना ली कि भाई हमें ये कबूल नहीं है, ये बंदा गरीबों का हामी है, तो अगर गरीब खत्म हो गए तो हम कैसे जो है वो अपने आप को अमीर कहेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम। फिर उन्होंने जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसीज बनाई, उन्होंने जो कोमियाना जो है वो उन्होंने जो इंडस्ट्रीज थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, उसको नेशनलाइज किया। ये उनकी गलती रही, चाहे जो भी हम कहें, लेकिन हकीकत में उससे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या बिजनेस टाइकून थे वो उनके और ज्यादा मुखालिफ हुए और उन्होंने कहा भाई ये तो जो है ना बड़ा जुल्म है जो उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आए, उसके ऊपर जो लैंड्स उन्होंने ले ली, उससे जागीरदार और वडेरे उनके खिलाफ हो गए। तो गरीब उनके साथ था जो पावरलेस था, जो उन्हें नहीं बचा सका, और अमीर उनके खिलाफ होते चले गए उनकी पॉलिसीज की वजह से, ठीक है। और अब मैं इससे पीछे नहीं जा रहा कि भाई इलेक्शंस कैसे हुए, कौन जीता, वो ऑलरेडी आप देख हिस्ट्री के अंदर देख ले, वीडियोस यहां पे बनी हुई हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो एंड हुआ इन्फ्लुएंस का, जो पावरफुल तबका था, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ठीक है, जो अपने आप को पाकिस्तान का सब कुछ समझते थे, जो स्टेट समझते थे, ऑल एंड ऑल समझते थे, उनकी ताकत जो है वो कम हो गई। जब उनकी ताकत कम हो गई तो उन्हें ये किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं था। इसका मतलब ये इंटरनल प्रॉब्लम्स पैदा हो गए, ठीक है, इंटरनली जो है उनसे दुश्मनियां पैदा हो गई और ये बड़े बड़े जितने इन्फ्लुएंसर्स थे ये इनके मुखालिफ हो गए, पहली बात। दूसरा, अब इसमें इनके कारनामे भी हम देखते हैं, कुछ कहीं पे नाम भी इनका बना, जैसे शिमला एग्रीमेंट उन्होंने किया, ठीक है जी, वो जो हमारी 93,000 फौज थी, ठीक है, उस 93,000 फौज को शिमला एग्रीमेंट के थ्रू 1972 के अंदर जो है ये वापस लेके आए, ये इनका बहुत बड़ा कारनामा है। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्होंने बनाया ये बहुत बड़ा कारनामा है, जिसके ऊपर आज भी हम खड़े हैं। गो कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही इनको फांसी भी दे दी गई, और फिर हमने देखा आज इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वो सारी चीजें जो है वो निल एंड वाइड हो गई, लेकिन बंदा न रहा, ठीक है। तो ये इनका बहुत बड़ा कारनामा है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत अच्छी भी थी, लेकिन ज्यादा जो है एलीट को इनकी चीजें पसंद नहीं आई। फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ जो इन्होंने एक फोर्स बनाई, एफएसएफ, ठीक है। अब एफएसएफ फोर्स क्या थी जी? फेडरल सिक्योरिटी फोर्स। ये जो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स है इसका रोल पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था। अब बनाई इसलिए गई ये जो एफएसएफ फोर्स थी, एक्चुअली ये पर्पस ये था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मार्शल लॉ जो लगते थे वो कैसे मार्शल लॉ लगते हैं कि पिंडी से एक पलटून आती है और वो सारे का सारा होल्ड कर लेती है। तो इन्होंने क्या किया जी, उन्होंने कहा भाई किसी भी टाइम पे मार्शल लॉ लग सकता है, क्योंकि ये खुद भी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे, इन्हें पता था कि कितनी पावर्स होती हैं। तो इन्होंने एक नई फोर्स बना दी, ठीक है, और इस फोर्स को बनाने का पर्पस क्या था एफएसएफ फोर्स को, कि भाई ये जो है अब ये मेरा ख्याल रखेगी या मेरे ऑर्डर्स को ये मानेगी। जो पुलिस मेरे ऑर्डर्स को नहीं मान रही वो तो कहीं और से ऑर्डर्स लेती है, और आज के जो हालात हैं हमारी पुलिस के, ठीक है, या हमारे इदारों के जो किसी और के ऑर्डर्स के ऊपर चल रहे हैं, हमारी सिविलियन गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे नहीं चल रहे, ये बात भुट्टो को पता थी। इसीलिए उन्होंने अपनी एक फोर्स बना ली और अपनी फोर्स बना के अपने आप को प्रोटेक्ट किया, लेकिन साथ में इस फोर्स ने जो है अपनी पावर्स को मिसयूज भी किया। जो भुट्टो के खिलाफ था, जो मुखालिफ था, जितनी बड़ी बड़ी लीड थी, सारी बातें मुखालिफ हो गई, उस एलीट को उन्होंने इस फोर्स से कुटवाया। यहां पे जो है इसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ, एक और बदमनी पैदा हुई और नफरत पैदा हुई कि भाई ये हमारी अपनी फोर्स से, एक गुंडा फोर्स पाली भी है और उसी से हमें मरवा रहे हैं, और ये साथ में जो है ना आर्मी को देख रहे हैं ना किसी और को, तो ये यहां पे प्रॉब्लम्स पैदा हो गए। फिर 1977 के इलेक्शंस हुए, उसमें इल्जाम लगा रिगिंग का, और हकीकत में रिगिंग हुई भी, धांधली हुई, भुट्टो साहब दोबारा से जो है वो जीत गए। उन्होंने एक साल पहले इलेक्शंस कॉल किए और दोबारा से जो है वो जीत गए, और फिर जो है यहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट होगी कि भाई ये धांधली है और ये है सब कुछ है, और मुल्क के अंदर एक बदमनी की फिजा जो है वो पैदा हुई। अब मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई, किसने करवाई, वो फिर सारी बातें वहीं पर आ जाती हैं जो आज हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और ये जो फोर्स थी एफएसएफ की, ये तकरीबन 15,000 ऑफिसर्स इसमें मौजूद थे, ठीक है, और ये जो अपना रोल प्ले कर रहे थे, तो इससे जो है वो इसका रोल काफी ज्यादा नेगेटिव भी रहा, और भुट्टो के लोगों को जो मुखालिफ थे उनके घरों में जाकर उन्हें मारा गया, उन पे तशद्दुद किया गया, इस तरह का इसका रोल रहा। तो आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल अपोनेंट्स को डराने के लिए और फौज से अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये बनाई गई थी। तो ये तो हम देख रहे हैं इंटरनली ये चीजें आ रही हैं, और बैरूनी तौर पे अगर हम देख रहे हैं तो फॉरेन पॉलिसी जो थी, जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी, उसका सबसे बड़ा इल्जाम लगता है कि भाई उन्होंने कहा था, अमेरिका ने कहा था कि हम आपको निशाने इबरत बना देंगे। ये बुक्स के अंदर मौजूद है, जाहिर बात है, ठीक है, तो हम आपको निशाने इबरत बना देंगे, क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने जब ओआईसी करवाई, ओआईसी की कॉन्फ्रेंस करवाई और मुस्लिम दुनिया को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करने की कोशिश की, तो ये किसी भी सूरत में जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं था अमेरिका के लिए, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है वो जैसे आज हम देख रहे हैं ना, बहुत डिफरेंट पॉलिटिक्स थी। अमेरिका एक साइड पे, अमेरिका और हम देख रहे हैं जी ईरान है, दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं सऊदी अरब है, तो डिफरेंट एक एंगल हमें देखने को मिल रहा था। तो एक जगह पे अगर ये शिया सुन्नी बैठ जाते
तो फिर कैसे जो है वो बीच में कोई तीसरा घुसपैठिया आता और कैसे वो अपना असला सेल करता और किस तरह से जो है वो ऑयल लेके जाता और ये सारे प्रॉब्लम्स होते, तो इस वजह से उन्हें इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कबूल नहीं थी। तो एक तो मिडिल ईस्ट का मामला था, दूसरा रशिया का मामला था कोल्ड वॉर के अंदर, तो इसलिए उन्होंने जो है वो भुट्टो साहब को कहा कि भाई आप हमारी माने, नहीं मानेंगे तो अदरवाइज हम जो है वो आपके लिए आपको गवर्नमेंट नहीं करने देंगे, और वही हुआ। ठीक है, और उनको भी इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि एक लेटर आया और वो राजा बाजार लेके गए, उन्होंने लेटर लहराया कि भाई ये देखो मुझे जो है धमकी आई है, और उसके बाद फिर देखें क्या हुआ। अब अगर यहां पे हम थोड़ा सा ट्रायल को डेट बाय डेट जरा देखते हैं कि कैसे चला। देखिए अगर हम देख रहे हैं जी, तो भुट्टो साहब जो पीपल्स पार्टी के फाउंडर हैं, ठीक है, 1967 के अंदर उन्होंने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। जब जो शिमला मुआहदा हुआ, सॉरी जो ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ 1965 की वॉर के ऊपर, तो उसके बाद ताशकंद डिक्लेरेशन से अयूब खान से उनके इख्तिलाफात पैदा हो गए कि भाई आपने जो है 1965 की वॉर जो थी उसके जीते हुए इलाके भी वापस कर दिए। तो यहां से उन्होंने अयूब खान को छोड़ा और उसके बाद अपनी पार्टी की बुनियाद रखी, और उसके बाद जो है आपने देखा किस तरह भाई स्टेप बाय स्टेप जो है चीजें आगे बढ़ी। तो भुट्टो साहब 1971 से लेकर 1973 तक जो है ये पहले रहे, ठीक है, प्रेसिडेंट रहे। उसके साथ में जो है प्राइम मिनिस्टर 1973 से लेकर 1977 तक। अब यहां पे हम ये देखते हैं कि इनकी एग्जीक्यूशन कब हुई जी, 1979 के अंदर जो है वो इनकी एग्जीक्यूशन हुई। किस केस के अंदर हुई? केस क्या था जी, जो इनके अपोनेंट थे, जो इनके मुखालिफ थे, मोहम्मद महमूद अहमद कसूरी जो थे, उनके कत्ल के केस के अंदर, ठीक है, उनके कत्ल के केस के अंदर हुई। और एक्चुअली में हुआ क्या कि जो महमूद अहमद खान कसूरी हैं जिनको कत्ल किया गया, ठीक है, वो एक गाड़ी में जा रहे थे और उनको जो है वो घात लगा के कत्ल किया गया। कत्ल उनको नहीं करना था बल्कि उनके बेटे को करना था, ठीक है जी, उनके बेटे, ये जो आपको यहां पे अहमद रजा कसूरी देखने को मिल रहे हैं, इनको कत्ल करने का टारगेट था, क्योंकि ये नाकिद थे भुट्टो के, ठीक है, भुट्टो के मुखालिफ थे या नाकिद थे। तो इनको कत्ल करने के बजाय इन्होंने क्या किया जी, उनके वालिद को जो है वो कत्ल कर दिया। जब इनके वालिद को कत्ल किया तो इसका मतलब कत्ल का इल्जाम लगा फिर यहां पे 1974 के अंदर, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो है इनका ट्रायल हुआ और उसके बाद जो है ट्रायल जैसे भी हुआ इनको सजा दे दी गई। अब यहां पे अगर हम देखते हैं इनका ये सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ, तो देखिए अब जब 5 जुलाई 1977 को जो है मार्शल लॉ लगता है, ठीक है जी, मार्शल लॉ लग गया। दूसरे जो इलेक्शंस हुए 1977 के, उसमें इल्जाम लगा धांधली का, मुल्क के अंदर जो है वो एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई, उसके नतीजे के तौर पे मुल्क में हालात हो गए खराब, ठीक है। और ऐसे में 5 जुलाई 1977 को क्या लगा जी, मार्शल लॉ। अब जब मार्शल लॉ लगा तो मार्शल लॉ के बाद भुट्टो साहब को अरेस्ट कर लिया गया। अब भुट्टो साहब को अरेस्ट किया गया और एक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया कि भाई ये जो मार्शल लॉ है ये गलत है, ठीक है। और जो कैबिनेट मेंबर्स थे भुट्टो साहब के वो भी, और साथ में कुछ जो बाकी थे उनको भी पकड़ लिया गया। और सिविल राइट्स जो है वो आपको पता है जब मार्शल लॉ लगता है तो सिविल राइट्स वगैरह जो है वो बैन हो जाते हैं, वो उनको जो है उन पर पाबंदी लग जाती है, सस्पेंड हो जाते हैं। अच्छा, अब जब भुट्टो साहब को पकड़ा गया तो भुट्टो साहब का केस चला गया, जुल्फिकार अली भुट्टो वर्सेस स्टेट केस जो है वो चैलेंज हो गया मार्शल लॉ की वैलिडिटी के ऊपर कि भाई मार्शल लॉ क्यों लगाया, ठीक है, मार्शल लॉ लगाना गलत था। लेकिन एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के ऊपर, ठीक है जी, नजरिया जरूरत, ये बहुत फेमस है कि जब जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा वो नजरिया जरूरत के तहत लगा, और ये कहा गया कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हमें जरूरत है इस टाइम पे मार्शल लॉ की, हमें एक स्ट्रांग गवर्नमेंट की, हमें इस तरह के डिसीजन मेकर्स की जरूरत है। तो हमेशा से कोर्ट्स ने फैसिलिटेट किया गलत कामों को स्टार्ट से ही, क्योंकि जाहिर बात है कोर्ट्स के अंदर बैठे हुए जजेस शरीफ लोग होते हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, जिन्होंने किताबों में अपना वक्त गुजारा होता है। तो ये जो पीछे बैठे हुए गुंडे हैं तो वो उन्हें जो है वो नहीं चलने देते। तो नजरिया जरूरत जो है उसके तहत जो है उन्होंने कहा कि भाई मार्शल लॉ ठीक है। इसका मतलब मार्शल लॉ को ठीक कर दिया कब, नवंबर 10 1970 को। इसका मतलब यह है कि अब वो जो केस था जिसमें इन्हें अरेस्ट किया गया था वो खत्म हो गया और उसके बाद भुट्टो साहब को रिलीज कर दिया गया। जुलाई 29 1977 को जो है वो भुट्टो साहब को यहां पे दोबारा से जो है इसकी वैलिडेशन के ऊपर पकड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद रिलीज किया गया इन्हें 29 जुलाई को, और फिर से री अरेस्ट किया गया इन्हें सितंबर 3 1977 को, ठीक है। अब ये जो सितंबर 3 को इन्हें अरेस्ट किया गया ना, ये असल में यहां से केस स्टार्ट हो रहा है, और वो किस में किया गया, मर्डर के केस के अंदर, नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के केस के अंदर, समझ गए। तो यहां पे जो अरेस्ट हुआ, जो पहले इनकी गवर्नमेंट गई उस सिलसिले में जो इन्हें अरेस्ट किया गया वो एक अलग चीज थी, वो तो जाहिर बात है रिलीज हो गए, वो केस खत्म हो गया। लेकिन ये जो इन्हें पकड़ा गया, गो कि ये केस भी खत्म हो चुका था, लेकिन इस केस को फिर से ओपन किया गया। कहीं से ऑर्डर्स नहीं आए, जबरदस्ती ऑर्डर्स लेके इस केस को फिर से ओपन किया गया, जो 1975 के अंदर खत्म हो चुका था, इसको फिर से ओपन करके और उसके ऊपर ट्रायल स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये यहां से, यानी कि जाहिर बात है सजा देना मकसद था, तो फिर जो है वो उन्होंने दोबारा से इस केस को रीओपन किया।
अच्छा, अब ट्रायल एंड लीगल मैन्योर्स की अगर हम बात करते हैं तो भुट्टो साहब का जो ट्रायल है इस केस के अंदर, ठीक है, कत्ल के केस के अंदर, वो स्टार्ट हुआ अक्टूबर 24 1977 को मार्शल लॉ के अंडर। अब जब मार्शल लॉ के अंडर हुआ तो आप अंदाजा कर सकते हैं, जैसे आज हम कह रहे हैं कि भाई जो फौजी अदालतें हैं वहां पे क्या इंसाफ का निजाम होगा कि वो पहले से ही अगर उन्होंने किसी को पकड़ा है तो इसीलिए पकड़ा है कि भाई वो समझते हैं कि ये मुजरिम है और वो फिर वहीं पे फैसला होगा जो उन्होंने फैसला किया हुआ है। तो मार्शल लॉ के अंडर जब फंडामेंटल राइट्स है ही नहीं आपके, फेयर ट्रायल है ही नहीं, तो फिर वो क्या पकड़ा। तो 24 अक्टूबर को इन्हें जो है वो इनके ऊपर जो है ट्रायल स्टार्ट हुआ यहां पे, ठीक है, और इनिशियली जो है इनको रिलीज कर दिया गया 13 सितंबर को। 13 सितंबर को इन्हें क्या किया गया जी, रिलीज किया गया 1977 को, क्योंकि जो जज साहब थे उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पे जो आपके ऑब्जर्वेशन है जो पुलिस वगैरह की वो नाकाबिले काफी नहीं है, ठीक है जी, तो वो शवाहिद जो है वो बहुत कम है, इस वजह से उन्होंने रिलीज कर दिया। लेकिन उसके बाद दोबारा से इन्हें फिर से री अरेस्ट कर लिया गया सितंबर 17 को, एक ही हफ्ते के बाद दोबारा से इन्हें री अरेस्ट कर लिया गया, और वो जो जज साहब थे जिन्होंने छोड़ा था उन जज को भी जो है वो दोबारा से शामिल नहीं किया गया इनके आगे जो केस चला उस केस के अंदर। तो सितंबर 17 1977 को दोबारा से इन्हें जो है री अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, और इस तरह से इनको जो है वो डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया दोबारा से इलेक्शंस के लिए। वही जो आज प्रोसेस हो रहा है वही प्रोसेस जो है वो हिस्ट्री दोबारा से अपने आप को रिपीट कर रही है, ठीक है, तो यहां पे ये प्रोसेस हुआ। उसके बाद अगर हम देखते हैं जी चार्जेस एंड लीगल सेक्शन के, इनके ऊपर लीगल सेक्शंस क्या लगाए गए, क्या इल्जाम लगाया गया, इनके ऊपर सेक्शन 300 जो है पाकिस्तान पैनल कोड का वो लगाया गया, ठीक है, जिसमें इनके ऊपर कत्ल का इल्जाम लगाया गया, कत्ल साबित नहीं हुआ, इल्जाम अभी लगाया गया, ठीक है, और सेक्शन 109 जो है वो लगाया गया कि भाई कत्ल में मुआवनत करना, ये दो इल्जाम, कत्ल और कत्ल में मुआवनत का इल्जाम जो है वो लगाया गया। सेक्शन 300 जो है उसके तहत जो है पनिशमेंट और कत्ले आम जो है मर्डर जो है वो इल्जाम इनके ऊपर लगाया गया कि भाई इन्होंने कत्ल करवा दिया, जाहिर बात है गाड़ी के अंदर वो जा रहे थे उनको कत्ल करवाया। और इनके खिलाफ जो विटनेस आए जिसको 2011 के अंदर बाबर अवान साहब ने भी कोर्ट किया था कि उनसे जबरदस्ती जो है वो फैसला दिलवाया गया, और वो थे मसूद महमूद, ठीक है जी। मसूद महमूद कौन है, ये डायरेक्टर जनरल थे एफआईए के, ठीक है जी। तो एफआईए के जो डीजी थे इनसे जबरदस्ती ये फैसला लिया गया, ये बाबर अवान साहब का कहना था 2011 में इफ्तिखार चौधरी साहब के कोर्ट के अंदर जब ये केस सुना जा रहा था। तो मसूद महमूद साहब जो है इन्होंने ये कहा उस टाइम पे, उन्होंने कहा कि भाई हमें भुट्टो साहब ने ऑर्डर दिया, ठीक है, और भुट्टो साहब ने कसूरी साहब के असैसिनेशन का, इनके कत्ल का ऑर्डर दिया, इसलिए हमने कत्ल किया। इसका मतलब ये है कि वो वादा गवाह माफ जिसे कहते हैं ना वो बने, और उन्होंने सारा का सारा इल्जाम भुट्टो साहब के ऊपर लगाया, और इस तरह एक गवाही पूरी हो गई और ये जो है ट्रायल इस तरह से आगे बढ़ा। भुट्टो's टेस्टिमनी एंड जुडिशियल बायस एलिगेशंस, अगर हम इसको आगे मजीद देखते हैं तो भुट्टो साहब जो है अगर हम देख रहे हैं जी तो जनवरी 25 1978 को जो है क्लोज डोर इनकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स थी ये क्लोज डोर। और जिस तरह आज हम देख रहे हैं ना, ये कहा गया कि भाई ये नुक्से अमन का खतरा है, ये ऐसी बातें हैं जो बाहर ना जाएं तो बेहतर हैं, इस तरह की चीजें जो है, इसलिए क्लोज डोर जो है वो 25 जनवरी 1978 को ये जहां पे ट्रायल स्टार्ट हुआ इसका। और चीफ जस्टिस जो मौलवी मुश्ताक थे, ये ट्रायल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर स्टार्ट हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे मौलवी मुश्ताक साहब, जो कि पहले से ही अपने दिल के अंदर ये सारी बातें रख के बैठे हुए थे, क्योंकि मौलवी मुश्ताक के बारे में ये कहा जाता है, ठीक है, कि जब भुट्टो साहब का टाइम था तो उन्होंने क्या किया, जूनियर जज को प्रमोट करके चीफ जस्टिस बनाया और इनको जो है वो नजरअंदाज कर दिया। तो इसलिए इनके दिल में ये बात थी, तो इन्होंने फिर जो है पूरा मौके से फायदा उठाने की कोशिश की, ये कहा जाता है मौलवी मुश्ताक साहब के बारे में। तो मौलवी मुश्ताक साहब जो थे उन्होंने फैसला सुनाया, ठीक है जी, और एलिगेशंस वगैरह जो है वो लगा दी और कहा कि भाई आप जो है वो गिल्टी हैं। इसके ऊपर गो के जो कोर्ट है उसने रिफ्यूज, और भुट्टो साहब ने रीट्रायल का कहा, लेकिन कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया रीट्रायल को कि भाई रीट्रायल किस लिए, जब हम फैसला दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, समझ रहे हैं। तो किस तरह से आप अंदाजा कर लें कि फैसला हुआ होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम देख रहे हैं तोशा खाना और उस तरह के केसेस हम देख रहे हैं कि भाई जजेस ने किस तरह से फैसले दिए, ठीक है। आप चाहे मुखालिफ भी हैं तब भी आपको ये चीज तो देखने को मिल रही है किस तरह से फैसले दिए, क्योंकि स्टेट के कहने पर दिए, तो तब भी यही हो रहा था। और इस तरह से भुट्टो साहब को जो है वो मौलवी मुश्ताक साहब ने 302A के तहत जो है सजा सुना दी 18 मार्च 1978 को। तो 302 का क्या है, फांसी की सजा है, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, अब इस फैसले को जाना था सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज होने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो फैसला चैलेंज हो, और फिर वहां पे देखें तो सुप्रीम कोर्ट में जब अपील और डिसीजन हुई तो भुट्टो की जो फैमिली थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो की अपील की, ठीक है, मई के अंदर, मई 1978 के अंदर जो है ये अपील की कि भाई इस तरह से फैसला हुआ। तो जो बेंच बना वो 9 जजेस का बेंच बना, लेकिन क्योंकि ये हालात ऐसे चल रहे थे कि बीच में से कुछ जजेस स्किप हो गए, उन्होंने कहा भाई हम ये फैसला नहीं कर सकते, जाहिर बात है तारीख
उन्हें पता था कि तारीख जो है वो उन्हें याद रखेगी कि वो इस गलत फैसले में शामिल थे, तो इसलिए उसमें के बीच में से सिर्फ 7 जजेस रह गए, ठीक है। और उन 7 जजेस के बीच में भी जब फैसला हुआ तो वो 4-3 का फैसला हुआ, ठीक है। 4 ने हक में फैसला दिया लाहौर हाई कोर्ट के कि हां भाई वो फैसला ठीक था, इनको सजाए मौत दी जाए, फांसी दी जाए, और 3 ने जो है मुखालफत की, तो 2 तो पहले ही भाग गए थे, ठीक है, जो हालात आजकल आप देखते हैं। तो इस तरह से वो फैसला जो लाहौर हाई कोर्ट का था वो उसी तरह से रहा, और फरवरी 6 1979 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अब इनके पास मौका था कि 7 दिन के अंदर जो है भुट्टो साहब उनकी फैमिली के पास कि 7 दिन के अंदर ये दोबारा से जो है वो क्या कर सकते हैं जी, एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और रिव्यू पिटीशन जो है फाइल कर सकते हैं। तो तब तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनकी फांसी के ऑर्डर्स को रोक दिया। लेकिन भुट्टो साहब इतने ज्यादा डिसहर्ट हो चुके थे, उन्हें आइडिया हो चुका था पहले से ही, स्टार्ट से ही, कि क्या हो रहा था, पूरा स्टार्ट से उन्हें आइडिया था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उनका भाई मैं अब जो है वो उन्होंने अपनी फैमिली को अलाउ ही नहीं किया कि वो क्या करें जी, रिव्यू पिटीशन दायर करें, क्योंकि उन्हें पता था जाहिर बात है क्या फैसला होना है और फैसला कर रहा कौन है और कैसे फैसला कर रहा है। इसलिए उन्होंने जो है रिव्यू पिटीशन के अंदर नहीं गए कि भाई ये मेरी बुज़दिली है कि ये समझेंगे शायद मैं मौत से डर रहा हूं, तो मैं मौत से डरता नहीं हूं। तो इस तरह से फिर जो है वो 24 मार्च 1979 को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को डिसमिस किया भुट्टो साहब को फिर एग्जीक्यूशन के फिलहाल आर्जी तौर पे। लेकिन उसके बाद जब ट्रायल नहीं, इन्होंने रिव्यू की पिटीशन दायर नहीं की, तो फिर क्या हुआ जी, 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, ठीक है। और 4 अप्रैल को फांसी देकर उसके बाद गड़ी खुजा बख्श के अंदर जो है वो इनको ले जाया गया और वहां पे दफन कर दिया गया। तो ये हालात बने भुट्टो साहब के ट्रायल के, और इस तरह से इतना ज्यादा अनफेयर ट्रायल जो है वो हुआ और इंसाफ का कोई तकाजा यहां पे मलहूज़े खातिर नहीं रखा गया। इसीलिए ये कंट्रोवर्शियल एग्जीक्यूशन थी, ठीक है जी। और बहुत से लोग जो है इस बात को मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे जो फैसला दिया वो जुडिशियल मर्डर था, वो एक जुल्म था, ठीक है। और इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स थे, ठीक है जी, सियासी मकासद थे, और सियासी मकासद के लिए जो है या कुछ लोगों को कुछ अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये सारे का सारा फैसला किया गया। क्योंकि जाहिर बात है कब्र तो एक थी, तो फिर किसी एक ने तो जाना था। तो अब अगर हम करंट डिसीजंस की देखते हैं तो करंट डिसीजंस का जो रेफरेंस है उसमें अगर हम देख रहे हैं तो करंट डिसीजंस यही था कि भाई काजी फायजा साहब पहले से पब्लिकली कंडेम कर चुके थे कि भाई ये जो 1979 की जजमेंट है ये गलत है। तो इसलिए अब पहले इफ्तिखार चौधरी साहब के जो कोर्ट के अंदर 2011 के अंदर जो है इसके ऊपर ट्रायल होता रहा, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। और उसके बाद अब क्योंकि जाहिर बात है जिनके खिलाफ फैसला होना तो उन्होंने फैसला नहीं होने दिया, और अब जो है दोबारा से आपने देखा कि 2023 के अंदर इस केस को फिर से सामने लेके आया गया, और अब जो है 2024 में इसके ऊपर फैसला आया है 6 मार्च को कि भाई वो जो है वो आप कह सकते हैं जुडिशियल मर्डर था, यानी हमारी गलती थी। तो एट द एंड अगर हम इसे कंक्लूड करते हैं, इन शॉर्ट अगर हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन था, तो सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन में क्या कहा गया जी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल लैप्सेस मौजूद थे जो उनका ट्रायल था उस ट्रायल के अंदर, ठीक है, और एक गलत जो है वो सजा दी गई भुट्टो साहब को, ये कहा जा रहा है, ठीक है। और जो फेल ट्रायल था और इसके नतीजे के तौर पे जो वेरियस फंडामेंटल राइट्स थे या जो राइट्स हासिल थे एक कन्विक्ट को भी हासिल होते हैं वो भुट्टो साहब को हासिल नहीं थे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा। जैसे उन्होंने कहा कि भाई आर्टिकल 4 की वायलेशन हुई है, आर्टिकल 9 की वायलेशन हुई है और आर्टिकल 10A की वायलेशन हुई है भुट्टो साहब को सजा सुनाते हुए, यानी उस टाइम पे। जैसे उन्होंने कहा कि आर्टिकल 4 क्या है, द राइट टू बी द ट्रीटेड टू अकॉर्डेंस विद द लॉ, कि उन्हें लॉ के अकॉर्डिंगली ट्रीट करना चाहिए था जो नहीं किया गया, पहला। दूसरा उनका राइट टू बी लाइफ एंड लिबर्टी जो है उन्हें आजादी का और जिंदा रहने का हक था, वो छीन लिया गया उनसे, आर्टिकल 9। और राइट टू फेयर ट्रायल जो है आर्टिकल 10A जो कहता है वो भी उन्हें नहीं दिया गया फेयर ट्रायल का। तो ये 3 जो आर्टिकल्स हैं ये इनका हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि ये ग्रॉसली अनजस्ट फैसला है। तो अपने ही बड़ों के ऊपर उन्होंने तनकीद की है। तो खैर ये अच्छी बात है कि उन्होंने जो है वो कम से कम कहीं ना कहीं इन चीजों को देखा कि किस तरह से हुआ, और बाद में आपने देखा उन जजेस जिन्होंने फैसला दिया था उनसे भी जब इंटरव्यूज वगैरह लिए गए तो उन्होंने भी ये बात कही कि भाई जुल्म हुआ, ठीक है। और खास करके जो 22 जजेस थे, और कुछ लोग इल्जाम डालते हैं भुट्टो साहब के वकील के ऊपर कि उनका भी थोड़ा सा किरदार इस तरह का रहा, वो काफी हार्श रहे सुप्रीम जजेस के साथ, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट के तो जजेस ने जानबूझ के जो है फिर वो उनके अगेंस्ट में फैसला दिया। तो जो भी हुआ, लेकिन जजेस जाहिर बात है जाती बातों के ऊपर फैसले नहीं देते बल्कि वो कानून के मुताबिक जो है वो फैसला देते हैं। तो हकीकत यही है कि एक जुडिशियल मर्डर था और आज इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन मेरे और आप जैसे पाकिस्तानी के लिए क्वेश्चन यही होगा कि अब इसका क्या फायदा। ऐसा ही है, तारीख में चाहे लिखा जाए लेकिन इसका क्या फायदा कि फैसले कोई और करवा रहे हैं, लेकिन वो शख्स जिसने फैसला करवाया और वो पीछे जो मौजूद थे जिन्होंने ये सब कुछ किया, क्या उनसे कोई पूछने वाला है? क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी? कि अगर कोर्ट ने कहा कि हमारी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है तो उनकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कब होगी? वो कब कहेंगे कि हमने गलत किया? ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।